2016 में जियो आया और इंडिया में इंटरनेट यूज़ करने का तरीका ही बदल गया। लेकिन शायद जियो कोई वन टाइम सक्सेस नहीं था। टेलीकॉम में जियो, रिटेल में रिलायंस रिटेल, जियो मार्ट स्टोर्स, रिलायंस डिजिटल हर गली मोहल्ले तक पहुंच चुका है। और अब फाइनेंस, ये मुकेश अंबानी का एक फॉर्मूला है जो अलग अलग फॉर्म में बार बार दिखाई देता है। और मुकेश अंबानी की लेटेस्ट मूव देखो, ब्लैक रॉक, आलियांज और अब बैंक ऑफ अमेरिका। दुनिया के कुछ सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक एक करके अंबानी के साथ जुड़ रहे हैं। और ये कोई रैंडम पार्टनरशिप्स की लिस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप जियो की पुरानी स्टोरी को थोड़ा क्लोजली देखो तो एक पैटर्न दिखाई देता है। और इसी पैटर्न से समझ आता है कि मुकेश अंबानी किसी ऑलरेडी क्राउडेड इंडस्ट्री में एंटर करके भी उस इंडस्ट्री का गेम कैसे बदल देते हैं। हम सबको जियो की स्टोरी ब्रॉडली पता है। जियो आया, फ्री कॉल्स, फ्री डेटा, चीप प्लान्स, और फिर इंडिया में हर दूसरा इंसान यूट्यूब देखने लगा। लेकिन असल में पूरी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। एक्चुअल नंबर्स देखो, 2015 में इंडिया में एवरेज वायरलेस डेटा कॉस्ट 226 रुपए पर जीबी थी। 226 रुपए 1 GB का। आज ही कॉन्टेक्स्ट में सोचो, एक दो रील्स देखो, एक यूट्यूब वीडियो देखो और 1 GB तो ऐसे ही उड़ जाता है। 2018 तक वही एवरेज कॉस्ट गिरकर 12 रुपए पर जीबी आ गया। मतलब इंटरनेट 95% सस्ता हो गया। अब कस्टमर रिस्पांस देखो, जियो को 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स अक्वायर करने में सिर्फ 170 दिन लगे थे। लेकिन यहाँ फर्स्ट लेसन फ्री डेटा नहीं है। फर्स्ट लेसन है, अंबानी प्रोडक्ट को सिर्फ सस्ता नहीं करते, वो पहले पूरी इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स को ही चैलेंज कर देते हैं। जब जियो एंटर हुआ तब एयरटेल था, वोडाफोन था, आइडिया था, बीएसएनएल था। मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इन्वेंट नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम थी डेटा एक्सपेंसिव है। फिर अंबानी ने डेटा को सिर्फ 10-20% सस्ता नहीं बनाया, सीधा 90-95% सस्ता कर दिया। लेकिन सिर्फ सस्ते प्राइसेस जियो को एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि सवाल ये है, अगर सस्ते प्राइस देना इतना ईजी है तो एयरटेल और वोडाफोन ने पहले क्यों नहीं कर दिया? इसका जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर। जियो ने शुरुआत से ही एक प्योर 4G नेटवर्क बनाया। सिंपल शब्दों में, पुराने टेलीकॉम कंपनीज के पास पहले से 2G और 3G जैसे पुराने नेटवर्क्स थे। उन्हें उन सब को चलाना भी पड़ता था और साथ ही नए अपडेट्स भी करने पड़ते थे। लेकिन जियो ने ऐसा नहीं किया। उसने ऑलमोस्ट जीरो से स्टार्ट करके सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला 4G नेटवर्क बनाया। मतलब जियो का एडवांटेज सिर्फ ये नहीं था कि हम डेटा सस्ता देंगे, एडवांटेज ये था हम पूरा नेटवर्क ही नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से बना रहे हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में कैच है, इसमें शुरू में बहुत पैसा चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले लाखों करोड़ों रुपए लगाओ, कस्टमर्स बाद में आएंगे, प्रॉफिट उसके भी बाद आएगा। और हर कंपनी के पास इतना पेशेंस और इतना कैपिटल नहीं होता। यही अंबानी प्लेबुक का सेकंड पार्ट है। पहले कैपेसिटी बिल्ड करो, डिमांड बाद में फ्लड करो। पहले हाईवे बना दो, फिर टोल की टेंशन ही नहीं है। पहले बस पूरी ट्रैफिक उस हाईवे पर लेकर आ जाओ। अब रिटेल देखो, यहाँ अंबानी ने फ्री ग्रोसरीज बांटकर इंडस्ट्री डिस्टर्ब नहीं की। ऑब्वियसली यहाँ वेपन था डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनेंशियल 26 के एंड तक रिलायंस रिटेल के 20,000 से ज़्यादा स्टोर्स थे, 38 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर्स थे और एक साल में 190 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हुए। और पैरेलली जियो टेलीकॉम बिजनेस के पास जून 2026 में 53 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे। तो आप सोचिए इनके पास कितने सारे कस्टमर टच पॉइंट्स हैं। आपके फ़ोन में जियो, आपके गली मोहल्ले में रिलायंस स्टोर, फैशन में एजियो, ब्यूटी में टीरा, ग्रोसरी में जियो मार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में रिलायंस डिजिटल। रिलायंस का स्ट्रैटेजिक एसेट सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, कस्टमर तक पहुंचने के रास्ते हैं। और फाइनेंस में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन सकता है। अब अगर आप यहाँ ब्लैक रॉक, आलियांज और बैंक ऑफ अमेरिका की पार्टनरशिप्स देखोगे तो आपको लग सकता है कि अंबानी ने सडनली ग्लोबल पार्टनरशिप्स डिस्कवर कर ली है। नहीं, हम ये मूवी पहले भी कहीं देख चुके हैं। 2020 में जियो प्लेटफॉर्म्स ने 13 ग्लोबल इन्वेस्टर्स से 1.95 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा रेस किया।
रफली 1/3 equity sale. Meta, Google, KKR, Silver Lake, General Atlantic, Sovereign Wealth Funds सब जियो में आ गए। ये है अंबानी की असली स्ट्रैटेजी। पहले इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, फिर लाखों करोड़ों कस्टमर्स लाओ, स्केल प्रूव करो, और उसके बाद दुनिया के बिगेस्ट प्लेयर से compete करने के बजाय उनके साथ पार्टनरशिप कर लो। अब एग्जैक्टली वही फाइनेंस में भी हो रहा है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए ब्लैक रॉक, जियो और ब्लैक रॉक का एसेट मैनेजमेंट जेवी 50-50 है, और जियो ब्लैक रॉक ऑलरेडी 10 लाख से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स और 400 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स के फंड्स मैनेज कर रहा है। इंश्योरेंस के लिए आलियांज, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 50-50 जेवी है, री इंश्योरेंस जेवी ऑलरेडी ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका है, लाइफ इंश्योरेंस पर भी दोनों फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अब लेंडिंग के लिए बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका जियो क्रेडिट में 18,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। इनिशियली अराउंड 26.5% स्टेक लेगा। वारंट्स एक्सरसाइज होने के बाद 49.9% तक स्टेक जाएगा बैंक ऑफ अमेरिका के पास। और जियो क्रेडिट ने सिर्फ अराउंड 2 साल के ऑपरेशंस में जून 2026 तक 30,000 करोड़ से ज़्यादा का AUM बिल्ड कर लिया, जिसमें 46% मॉर्गेजेस, 10% लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज और 44% कॉर्पोरेट प्लस SME लोन्स थे। तो अब अंबानी का एक्चुअल मास्टर प्लान क्या हो सकता है? फाइनेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। सिंपल लैंग्वेज में एक नया कस्टमर लाने में कितना पैसा लगता है। बैंक्स को एड्स चलाने पड़ते हैं, ब्रांचेस मेंटेन करनी पड़ती है, एजेंट्स रखने पड़ते हैं, फिनटेक्स कैशबैक्स देते हैं, पर रिलायंस के पास ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंज्यूमर टच पॉइंट्स है। आपको कस्टमर को जीरो से इंट्रोड्यूस नहीं करना, आप उसको इकोसिस्टम के अंदर बस एक और प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, लोन्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, पेमेंट, सेविंग्स, वेल्थ। और जियो फाइनेंस ऐप ऑलरेडी इसी फुल स्टैक डायरेक्शन में बिल्ड है। कंपनी लोन, सेविंग्स, UPI, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, पेमेंट्स और मनी मैनेजमेंट टूल्स को एक प्लेटफॉर्म पर ऑफर कर रही है। और यहाँ बिजनेस मॉडल सच में एकदम पावरफुल हो जाता है। एक कस्टमर को सिर्फ 100 रुपये का प्रोडक्ट मत बेचो, उसी कस्टमर के साथ 10 साल का फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिल्ड कर लो। उसका पेमेंट, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका इंश्योरेंस, उसका लोन। इससे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाता है। एक कस्टमर, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सेम इकोसिस्टम, ये एक्चुअल गेम है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना होगा कि फाइनेंस टेलीकॉम नहीं है। टेलीकॉम में तो कस्टमर एक्वायर करने के लिए डेटा सस्ता कर दिया, लेकिन फाइनेंस में एग्रेसिवली सस्ता लोन दे दिया और कस्टमर ने पैसा वापस ही नहीं दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इंडस्ट्री डिसरप्ट नहीं किया, आपने NPA क्रिएट किया है। तो फाइनेंस में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन इनफ नहीं है, आपको चाहिए चीप और स्टेबल फंडिंग, एक्सेलेंट रिस्क मैनेजमेंट, सही कस्टमर को लोन देने की एबिलिटी, लो डिफॉल्ट्स और ट्रस्ट। तो एक्चुअल टेस्ट होगा कि क्या ये लोन बुक फास्ट ग्रो करके भी क्लीन रह सकती है। तो अगर मुकेश अंबानी का प्लेबुक एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च करो और कंपेटिटर्स को खत्म कर दो। एक्चुअल पैटर्न कुछ और है। मैसिव मार्केट चूज करो, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी पहले बिल्ड करो, कस्टमर की एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक्स को ड्रामेटिकली बेटर कर दो, स्केल एग्रेसिवली बिल्ड करो, डिस्ट्रीब्यूशन अपने कंट्रोल में लाओ, एक प्रोडक्ट को पूरे इकोसिस्टम में कन्वर्ट करो। और जहाँ एक्सपर्टीज खुद के पास नहीं है, दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को पार्टनर बना लो। और यही फाइनेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट मूव है। मुकेश अंबानी को दुनिया का बेस्ट फंड मैनेजर बनने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक रॉक ऑलरेडी है। उन्हें दुनिया का बेस्ट इंश्योरेंस अंडरराइटर बनने की ज़रूरत नहीं है, आलियांज ऑलरेडी है। उन्हें 250 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस खुद क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बैंक ऑफ अमेरिका ऑलरेडी है। अंबानी का काम है इंडिया के कस्टमर तक पहुंचने का डोरवे ओन करना। इसलिए बैंक ऑफ अमेरिका का 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक डील नहीं है, ये एक बिगर पैटर्न का सिर्फ एक नेक्स्ट पीस है।
टेलीकॉम में जियो, रिटेल में जियो मार्ट, अब फाइनेंस में ग्लोबल पार्टनरशिप्स। और अब देखना ये है मुकेश अंबानी इस बार एक और सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करते हैं या एक बार फिर पूरी इंडस्ट्री के रूल्स ही बदल देते हैं।